अच्छा, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हमारे पास जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दीज आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास जो है वो, वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, इनके जो नाम होते हैं, देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम लोग कलेक्टिवली वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। या आपने लेवल में भी देखा होगा, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। दीज आर आल्सो नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस, और दीज आर आल्सो नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इसमें ना वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नंबर वन इज instantaneous dipole, induced dipole forces, इसको हम आईडी भी कहते हैं। आईडी फॉर इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड अनदर आईडी फॉर इंड्यूस्ड डायपोल। अच्छा, इनका एक और नाम होता है, दीज आर आल्सो नोन एज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, और इन्हीं फोर्सेस को हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्सेस तो सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कलेक्टिवली भी कहते हैं, और पुराने क्वेश्चंस में ना आपको इन फोर्सेस का नाम, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का नाम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी मिलेगा। और इन्हीं फोर्सेस का ना एक और नाम आपको मिल सकता है जिसको हम कहते हैं टेम्पररी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। लेकिन रिसेंट सिलेबस के हिसाब से जो नाम यूज हो रहे हैं ना, उसने बोला है कि भाई इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल वाला वर्ड यूज कर सकता है, या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वाला वर्ड यूज कर सकता है। बट क्योंकि आप पुराने क्वेश्चन जब ट्राई करोगे तो मे बी मार्किंग की में आपको कहीं ये इन्हीं फोर्सेस का नाम टेम्पररी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी लिखा हुआ मिल सकता है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस भी लिखा हुआ मिल सकता है। अदरवाइज वैन डर वाल्स फोर्सेस को हम कलेक्टिवली ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है। So for now, for us, intermolecular forces are also known as van der Waals forces. There are three types of van der Waals forces. First type is instantaneous dipole or induced dipole forces, also called as London dispersion forces. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स हमने पढ़नी है वो है परमानेंट डायपोल फोर्सेस। These are permanent dipole, permanent dipole forces, PDPD। अच्छा, परमानेंट डायपोल फोर्सेस की एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। पहले सिलेबस में इसको जो है वो एक अलग टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ट्रीट किया जाता था, लेकिन जो 2022 से जो सिलेबस अपडेट हुआ है उन्होंने उसको टाइप ऑफ परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस कह दिया। तो हम इसको एक थर्ड टाइप इंट्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे सेपरेटली। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी मैम, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का।
क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े। अच्छा, हम अपना स्टार्ट करेंगे पहली टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स से, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। तो हम इसी नाम से उसको आप आगे लेके चलेंगे। These are instantaneous dipole induced डायपोल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईडी बोलेंगे, फोर्सेस। अच्छा, ये क्या होती है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस? लेट्स से इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, so in a sample of chlorine gas, two molecules of chlorine gas, they have, in O level you used to study, they have weak intermolecular forces between them, और जिनको हम weak van der Waals forces भी कहते थे, due to which simple covalent molecules have low melting and boiling points. इनको हम weak इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते थे, लेकिन वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की भी अब हमने टाइप्स पढ़नी है, जिसमें हम पहली टाइप पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल में वी हैव टू क्लोरीन एटम्स, एंड अराउंड दिस क्लोरीन एटम वी नो, अराउंड एवरी एटम द न्यूक्लियस रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ही है इन देयर ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कंपेक्ट करके देखूं तो देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट there is a possibility that most of the electrons are passing from one end of the molecule. Let's say अगर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन अभी राइट हैंड साइड से अगर गुजर रहे हैं ना मॉलिक्यूल के, तो यहाँ पे क्या होगा, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट हैंड साइड से गुजर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही साइड पे थोड़ी देर के लिए है, मतलब वो टाइम जो होगा वो माइक्रो सेकेंड्स के लिए होगा, लेकिन एटम के लिए वो टाइम बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। देखिए, जब हम पार्टिकल्स को देखते हैं ना कि अगर राइट हैंड साइड से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन एक साथ गुजर रहे हैं तो राइट हैंड साइड ऑफ अ मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे पार्शियल नेगेटिव। अब यू गाइस नो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होता है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इनकम्प्लीट नेगेटिव या इनकम्प्लीट पॉजिटिव। मोइल कुछ पूछ रहे हो? दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, अगर इलेक्ट्रॉन एक साइड पे ज्यादा है अभी, तो जो अपोजिट साइड होगी उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब कम होंगे, तो उस साइड पे जो चार्ज आ जाएगा वो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव भी कह सकते हैं इसको, इनकम्प्लीट पॉजिटिव भी कह सकते हैं। भाई दिस इज नॉट कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज ही हो गया, वो वापस आएंगे, लेकिन अभी फॉर अ particular instant of time most of the electrons are passing from the right side of a molecule, so the right side of the molecule will become slightly negatively charged as compared to the opposite side of the molecule which will become slightly positively charged। यहाँ तक बात समझ आई है? देखो, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल था, इसमें एक साइड पे अभी पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, अपोजिट साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। इसके नेबर में वी हैव अनदर नेबरिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, जैसे आपने ओ लेवल फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। अब इंडक्शन ऑफ चार्जेस क्या होता है, लेट्स से इफ यू रिमेंबर, यू ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज रॉड
नियर अ स्फीयर विच वाज न्यूट्रल इनिशियली, मतलब जिसमें पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली स्प्रेड आउट हुए हुए थे, राइट। बट वंस यू ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर द मेटालिक स्फीयर, आप उसको टच नहीं कर रहे हो, आप उसके सिर्फ करीब लेकर आए हो। तो जब आप उसके करीब लेकर आते हो तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल होके दूसरे एंड पे चले जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होके एक एंड पे आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब विदाउट टचिंग अगर आप कोई किसी चीज पे चार्जेस लेके आ रहे हो तो दिस इज नोन एज इंडक्शन, हैज द नेम इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी ये इंड्यूस्ड कैसे हो रही है, देखो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अभी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बने हैं ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए बने हैं। जब इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होंगे तो ये चार्जेस भी आगे पीछे हो जाएंगे। तो दे आर फॉर्म्ड एट अ पर्टिकुलर एंड फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई दीज डाइपोल्स। अब एक ही मॉलिक्यूल पे दो तरह के चार्जेस बने हुए हैं, तो दो तरह के जब चार्जेस होते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइपोल्स। So for a particular instant of time, the chlorine molecule has dipoles, इसलिए इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनने की वजह से जो नेबरिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है उस पर डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाते हैं। इंड्यूस कैसे हो जाते हैं, भाई जो लेफ्ट वाले क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव है वो राइट वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूसरी साइड पे धक्का दे देगा। तो जो राइट वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसके राइट साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में टच नहीं हो रहे। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया था उसने राइट साइड वाले मॉलिक्यूल पे डायपोल्स इंड्यूस्ड करवा दिए, तो दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या हुआ, डायपोल्स इंड्यूस्ड हुए। और पहले वाले क्लोरीन मॉलिक्यूल पे जो डायपोल्स थे वो इंस्टेंटली बने थे, इसलिए इन फोर्सेस को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब ये डायपोल बनने की वजह से होता क्या है कि दो क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आए वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑफ कोर्स वेरी वीक, एंड रीजन बीइंग क्योंकि ये अगले ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ से खत्म हो जाएंगे, और क्या पता फिर कहीं और बन जाए। मतलब लेट्स से फिर दूसरी साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन गया और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बन गया, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल में भी अपोजिट हो जाएगा, एंड अगेन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये फोर्सेस बनेंगी खत्म होगी, बनेंगी खत्म होगी, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। yes taha, these forces are also known as van der Waals forces। मैं वही आपको बता रहा था कि पहले जो आप पास पेपर्स देखोगे ना पुराने वाले, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस कहते थे। लेकिन 2022 ऑनवर्ड्स उसने सिलेबस में कुछ नामों में चेंजेस लेकर आया है, तो उसने इंटरमोलिकुलर फोर्स को बोला कि उसको हम वैन डर वाल फोर्स बोलेंगे। और जो पहली टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है जिसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कह रहे हैं, जिसको हम पहले वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते थे, उसको वो अब वैन डर वाल्स नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप इसको लिख दोगे ना वैन डर वाल फोर्सेस तो गलत नहीं करेगा अभी, क्योंकि वो चेंज होते होते टाइम लगता है। पहले डिफरेंट बोर्ड्स को अगर हम देखते थे ना AQ और डैक्सेल, तो उसमें वो कभी भी पहली वाली इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल को वैन डर वाल्स नहीं कहते, हम लोग कहते थे कैम्ब्रिज में। अब उन्होंने चेंज करा है, उन्होंने भी बाकी बोर्ड्स की तरह इसको वैन डर वाल्स कहना बंद कर दिया। तो सिलेबस में इंटरमोलिकुलर फोर्स को वैन डर वाल्स बोला हुआ है, मतलब जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनको कलेक्टिवली वैन डर वाल्स कह सकते हैं। और पहली टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहते हैं। लेकिन इसके और भी नाम होते हैं, जैसे एक नाम वैन डर वाल फोर्स है जो हम कहते थे, लेकिन अब हम उसको अवॉइड करेंगे। अगर आप पुराने क्वेश्चंस करोगे ना तो मार्किंग की में इस फोर्स को वो वैन डर वाल्स का नाम लिखेगा, लेकिन क्योंकि बेटा 2022 में उसने सिलेबस में चेंज किया है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मार्किंग की आएगी उसमें वो फिर नाम यूज कर रहा है इस 2022 से लेके
जितने भी पेपर्स आए उसमें वो नाम यूज कर रहा है, इंस्टेंट टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी पढ़ते थे, सही है, और इनको वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते थे। लेकिन अब हम फोकस करेंगे किस नेम पे, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है। लेकिन माइंड में फिर भी रखना कि इनको वैन डर वाल्स भी कहा जाता है, इंटरनेट पे सर्च करोगे बहुत रिसोर्सेज में इसको वैन डर वाल फोर्स भी कह रहा होता है, लेकिन हम वैन डर वाल फोर्स कलेक्टिवली जितनी भी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनको कहेंगे। समझ आई यहाँ तक बात? आगे बढ़े। अच्छा, मार्म इंड्यूस डाइपोल की डेफिनेशन देखो। डाइपोल इंड्यूस इस तरह से होता है व्हेन वी हैव अ पोलर मॉलिक्यूल इन द नेबरिंग बिसाइड अनदर मॉलिक्यूल, या किसी भी मॉलिक्यूल के आसपास अगर कोई और मॉलिक्यूल है जिसपे डायपोल्स हैं, तो वो नेबरिंग मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, तो दिस इज नोन एज इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन वो आपसे नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अदरवाइज इफ यू वांट टू राइट इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अ डायपोल is induced on a molecule when the neighboring molecule have partial negative or positive charges, सही है। तो वो नहीं पूछेगा आपसे कि इसको डिफाइन करो। अच्छा, जितने भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होंगी। जैसे अगर हम बात करें दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की, उनमें भी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होंगी। इनफैक्ट तुम कोई भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल ले लो ना, HCl के दो मॉलिक्यूल्स ले लो, उनमें भी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल forces होंगी। Every two molecule will have instantaneous dipole induced dipole forces, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास ही होंगे ना, और सबके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने शेल्स में या ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो किसी एक इंस्टेंट पे एक जगह पे ज्यादा आ सकते हैं, किसी एक इंस्टेंट पे एक जगह पे कम आ सकते हैं, तो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो बन रहे होंगे। अगर आप मुझसे पूछो कि आयनिक बॉन्ड में जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट हुए हुए होते हैं, तो क्या सोडियम आयन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्लोरीन के भी कर रहे हैं, क्लोराइड आयन के भी कर रहे हैं, तो क्या इनमें इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बन सकती हैं? हाँ भाई, बन सकती है। लेकिन क्या उनकी बात करने का यहाँ पे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का कुछ से बनता नहीं है यहाँ पे। तो उनकी अगर आप जिक्र कर भी लोगे आयनिक बॉन्डिंग के सामने तो बेकार है। लेकिन इनका रीजन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन सबके पास होते हैं, तो हर कोवलेंट मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हमारे पास है वो है परमानेंट डायपोल फोर्सेस। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीडीपीडी लिख सकते हैं। अब पहली वाली थी इंस्टेंटेनियस डायपोल, जिसमें डायपोल टेम्परेरी बन रहे थे, खत्म हो रहे थे, बन रहे थे, खत्म हो रहे थे। इसमें वर्ड लिखा हुआ है परमानेंट, मतलब वो डायपोल्स परमानेंटली बनेंगे। और किसी भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में डायपोल्स परमानेंटली कब बनते हैं? जब बॉन्डेड एटम्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, in the molecule of hydrogen chloride, we know that chlorine is more electronegative than hydrogen. So this shared pair of electron always stays more towards chlorine atom, right? So a chlorine atom will always have a partial negative charge and hydrogen atom will always have a partial positive charge. ये जो हमने dipole moments पढ़े थे वहां पे ये बात देखी थी ना कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, शेड पेड इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा क्लोरीन की तरफ रहता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव रहता है। कंप्लीट नेगेटिव तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह गेन तो नहीं कर लिया ना, हाइड्रोजन ने भी पकड़ा हुआ है अपना इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट नेगेटिव कहते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव है वो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस डायपोल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है,
और ये परमानेंटली बना हुआ है, ये खत्म नहीं हो रहा, बन रहा है खत्म, बन रहा है खत्म नहीं कर रहा, ये बस परमानेंटली बना रहेगा, क्योंकि ये शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में ये मतलब क्लोरीन के ज्यादा करीब है और हमेशा क्लोरीन के ज्यादा ही करीब रहेगा। अब अगर मैं एक नेबरिंग HCl मॉलिक्यूल देखूं तो उसमें भी यही सिनेरियो होगा ना, उसमें भी जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल बी स्टेइंग मोर टुवर्ड्स क्लोरीन एटम बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. So again, this molecule will have a partial negative charge over chlorine and partial positive charge over hydrogen. अब ये डायपोल्स परमानेंटली बने हुए हैं और इन परमानेंट डायपोल्स की वजह से इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू परमानेंट डायपोल is known as permanent dipole forces. Got it? This force of attraction is known as permanent dipole forces. अब परमानेंट डायपोल फोर्सेस तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हो सकती हैं. ऐसे बॉन्डेड एटम्स जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है, they will always have permanent dipoles and the neighboring molecules will keep attracting each other due to these partial positive and partial negative charges. सही है भाई? इसी तरह परमानेंट डायपोल फोर्सेस की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अच्छा, पहले हम इसको थर्ड टाइप बना के पढ़ते थे, अब सिलेबस में कहते हैं कि टीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज अ टाइप ऑफ परमानेंट डायपोल फोर्सेस. अब क्या फर्क है हाइड्रोजन बॉन्ड में और परमानेंट डायपोल फोर्स में? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? व्हेन अ हाइड्रोजन एटम, इसको क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम जरूर इन्वॉल्व होता है. व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड विद नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन और फ्लोरीन. मतलब जब हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा, या फिर ऑक्सीजन के साथ, या फिर फ्लोरीन के साथ. अभी जो मैंने इनइक्वालिटीज बनाई है ये सिर्फ ये शो करने के लिए बनाई है कि फ्लोरीन जो है ना इन तीनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नाइट्रोजन जो है वो इन तीनों में से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तभी बनेगी जब हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा विद आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन. अब एग्जांपल देखते हैं ना तो समझ आ जाएगा. देखो, जैसे अभी हमने HCl मॉलिक्यूल देखा तो इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है विद क्लोरीन. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें परमानेंट डायपोल फोर्सेस होगी, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और सारे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑफ क्लोरीन है, ये बेसिकली कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? दिस इज परमानेंट डायपोल फोर्स. बट लेट्स से इफ यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. अब इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में वी हैव फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है विद फ्लोरीन इसमें, है ना भाई? राइट? तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. तो क्या इसमें परमानेंट डायपोल फोर्सेस नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी. पार्शियल नेगेटिव
ऑफ फ्लोरीन और पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी, एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन विद दीज परमानेंट डायपोल फोर्सेस, इसमें एक और टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से है, वो है, तो मैं ये परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस ना अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है। देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, अब फ्लोरीन के पास आउट बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो उसने शेयरिंग पे लगा दिया, बाकी एज अ लोन पेयर होंगे उसके। राइट। देखो इसमें होता क्या है कि जो फ्लोरीन एटम के ऊपर लोन पेयर है ना, वन ऑफ द लोन पेयर्स ओवर द फ्लोरीन एटम, ये लोन पेयर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये लोग हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव नेबरिंग मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है ना, उसको अट्रैक्ट करने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन तीनों, जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी है ना अभी इंटरमोलिकुलर फोर्स की, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो पहली वाली में पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, जो कि बन रहे थे, खत्म हो रहे थे, बन रहे थे, खत्म हो रहे थे, तो वो वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरी वाली में जिसमें आपने परमानेंट डायपोल फोर्सेस देखी, इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये परमानेंटली बने हुए हैं, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। लेकिन ये जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, इसमें वन ऑफ द लोन पेयर्स ओवर द फ्लोरीन एटम अट्रैक्ट्स partial positive of hydrogen on the neighboring molecule, and this force of attraction is the strongest intermolecular force of attraction, and this is known as hydrogen bond। लेकिन ये हर मॉलिक्यूल में नहीं होगी, ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगी जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है विद आइदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। सही है, तो अभी हमने फ्लोरीन वाली एग्जांपल देखी, हम ऑक्सीजन वाली भी देख लेते हैं, नाइट्रोजन वाली भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम बॉन्डिंग भी कहते हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कहते हैं। these are also known as these forces of attraction are also known as intermolecular bonding। तो इनको बॉन्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड अलग होता है, आयनिक बॉन्ड अलग होता है, मेटेलिक बॉन्ड अलग होता है, और ये कौन सा बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टाइप है, परमानेंट डायपोल, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग is a type of permanent dipole forces। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर मींस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सही है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल। हमने ये स्टैब्लिश कर ली है बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तभी होगी जब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कोवलेंटली बॉन्डेड विद आइदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। डायरेक्ट बॉन्ड होना जरूरी है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में
हमें पता है बेंड शेप होता है ना इसका, बॉन्ड एंगल्स देखे हमने इसके। Oxygen is of course more electronegative than hydrogen, so oxygen have a partial negative charge and hydrogen has a partial positive charge. और ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर्स भी होते हैं, ऑफ कोर्स लोन पेयर होते हैं ना दो। इसी तरह अगर इसके नेबरिंग में एक वाटर मॉलिक्यूल और है तो उसमें भी सेम यही होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होंगे और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे, और इसमें भी लोन पेयर होगा। अब ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, नेबरिंग मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह वन वाटर मॉलिक्यूल इज केपेबल ऑफ मेकिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है ना और दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो एक ऑक्सीजन है उस पे लोन पेयर भी एक से ज्यादा है। अगर मैं राइट साइड पे एक और वाटर मॉलिक्यूल बनाऊं और उस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव को वो भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। सही है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और इसमें एक खास बात ये भी होती है कि वो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होता है ना, हाइड्रोजन के बाद न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, उसके पास शेल तो एक ही होता है, तो उसका जो प्रोटॉन न्यूक्लियस है वो भी बड़ा करीब होता है इन एटम से, तो हाइड्रोजन के पूरे न्यूक्लियस को ही अट्रैक्ट करने बैठ जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खैर ये बात याद करने की लिखने की जरूरत नहीं है कहीं पे। ये देख लो इसकी जो बॉन्डिंग बन रही है। इसी तरह से अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल हम बनाए, ऑक्सीजन पे यहाँ पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो नीचे वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। अगेन दिस इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो जब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना तो वाटर की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। एक तो वाटर का सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल से बाकी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल से अगर कंपेयर करो ना तो उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज्यादा ही होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता है। तो वो मैं लिख पाऊंगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कि बाय वाटर बिहेव्स डिफरेंटली, जिसको हम पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी कहते हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी आगे। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो हमने क्या बात करी है अब तक कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तभी होगी जब हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। मुसव्विर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से बॉन्ड बन नहीं, देखो अगर तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे ना तो लोन पेयर और ऑक्सीजन विल बी अट्रैक्टिंग हाइड्रोजन और द नेबरिंग मॉलिक्यूल। आप ये कह सकते हो कि क्या इनके पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, करेंगे, वो परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस हो। लेकिन हम परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सामने इग्नोर कर रहे हैं। सही है, लेकिन एग्जिस्ट करती है वो। अभी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स आ गई है तो परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं रहा। सही है, तो जिस मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे फोकस करेंगे, परमानेंट डायपोल डायपोल को इग्नोर कर देंगे। और जिस मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल डायपोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो उसमें परमानेंट डायपोल डायपोल को फोकस करेंगे। अच्छा क्या उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल नहीं होगी? भाई इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल हर मॉलिक्यूल में होती है। तो क्या दो वाटर के मॉलिक्यूल्स में इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस नहीं है? क्या वाटर के दो मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस नहीं है? यस दे एग्जिस्ट, बट वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए हम उन दो को इग्नोर कर देंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। पीडी पीडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सामने कोई मुकाबला नहीं है उसका। मुसव्विर देखो इंड्यूस इंडक्शन क्यों होती है, हमने अभी ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो किसी एक जगह पे वो ज्यादा हो सकते हैं,
तो क्या ऑक्सीजन के इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? वो तो है ना, वो तो मूव कर रहे हैं ना। और ऑक्सीजन के जो बाकी के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो मूव कर रहे हैं। वो तो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो फंस गया है बीच में, बाकी तो अभी भी अपने ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं ना, वो थोड़ी ना रुक गए हैं। तो क्या वो इंस्टेंटेनियस डायपोल नहीं बना रहे होंगे वाटर मॉलिक्यूल के आसपास? बना रहे होंगे। वो बराबर वाले मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस भी कर रहे होंगे, लेकिन वो इतनी वीक है इन फ्रंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको डिस्कस करने का फायदा नहीं। इसी तरह पीडीपीडी भी है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड के सामने इतनी वीक है कि उनको डिस्कस करने का फायदा नहीं। सही है माहम। तो वो आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि बताओ वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो पूछता है व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। yes they have permanent partial charges due to which they will have dipole dipole। इनके इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस भी बन रहे होंगे। सही है मुसव्विर और माहम, क्लियर हुई बच्चे बात? मुसव्विर आगे बढ़े। ओके। अच्छा भाई, अब हाइड्रोजन जो है, हमने देख लिया जब ऑक्सीजन के साथ वाटर की एग्जांपल देख ली, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड की देख ली, अब नाइट्रोजन के साथ भी एग्जांपल देख लेते हैं, अमोनिया में देख लेते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मूला NH3 होता है। इसमें वी हैव a nitrogen atom bonded with three hydrogen atoms. Nitrogen is more electronegative than hydrogen, so it will always have a partial negative charge, and all hydrogen will have a partial positive charge. There is a lone pair over nitrogen atom. जो नेबरिंग अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें भी नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और तीनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें लेफ्ट वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? चले आगे। अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को कैसे अफेक्ट करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना परमानेंट डायपोल इंड्यूस डायपोल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है ना, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल। लेट मी शो यू विद एग्जांपल। हाउ डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट? देखो, अगर हम हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स को कंपेयर करें आपस में, लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, सारी हेलोजेंस के साथ ले लेते हैं ना, हाइड्रोजन हैलाइड ले लेते हैं, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का अगर हम ट्रेंड देखें ना, उसके लिए हमें ना पहले HCl, HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड को थोड़ा सा कंसिडर ये करना है। मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड को तो अभी 2 मिनट के लिए
छोड़ो। हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द periodic टेबल। इनफैक्ट क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा वो वीकर आएगा एज कंपेयर टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवर दी फ्लोरीन। सिमिलरली हाइड्रोजन ब्रोमाइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और वीकर आएगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और वीकर आएगा। तो अगर मैं पीडी कंपेयर करूं तो परमानेंट डायपोल फोर्सेस जो हाइड्रोजन आयोडाइड में होंगी वो वीकर होंगी ना, एज कंपेयर टू permanent dipole forces in hydrogen bromide and permanent dipole forces in hydrogen chloride। ऐसा है। Why? Because iodine is less electronegative, so the shared pair of electron will stay somewhat in between hydrogen and iodine। तो आयोडीन पे इतना बड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा जितना बड़ा ब्रोमीन पे आएगा, और उससे भी बड़ा क्लोरीन पे आएगा, और सबसे बड़ा फ्लोरीन पे आएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। रिकॉल द फर्स्ट क्लास ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी हमने स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है शील्डिंग इफेक्ट पे और न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे ना। तो इफ वी रिकॉल द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, electronegativity decreases down the group although nuclear charge increases but atomic size and shielding effect increases due to increase in number of shells। इसकी वजह से अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी। सही है मुसव्विर, याद आ गया? अच्छा, अभी मैं बॉइलिंग पॉइंट कंफर्म नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस तो स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस HCl में होंगी। लेकिन देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा था कि बार बार मैं ये कह रहा था ना कि अगर परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस भी हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस अगर मैं देखूं ना, तो इंड्यूस डायपोल फोर्सेस आईडी जो है ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब जिस मॉलिक्यूल्स के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस इंड्यूस डायपोल फोर्सेस उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। और दूसरा वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, जो आपस में ज्यादा कांटेक्ट में है, उनमें भी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड में, तो अगर मैं इनके सरफेस एरिया देखूं तो सरफेस एरिया तो ऑलमोस्ट सेम है, दो ही एटम्स है ना इनमें। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें ज्यादा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मिला के हाइड्रोजन के पास 1 है, क्लोरीन के पास 17 है, तो 18 बनेंगे। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ब्रोमीन के पास 35 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 36 बनेंगे।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस को देखूंगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस जो होगी वो हाइड्रोजन आयोडाइड की हो जाएंगी, क्योंकि आयोडीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की। परमानेंट डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस जो है ना, इनको हम आपस में इसलिए कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इनकी फोर्सेस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं अभी बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड तो बहुत ही अलग बिहेव कर रहा होगा, उसकी उसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मुकाबला ही नहीं है परमानेंट डायपोल और इंड्यूस डायपोल के साथ। सही है। अच्छा, अभी ये चल रही है, बात खत्म नहीं हुई है। दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हो उसको। ये क्या मतलब है? देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ब्यूटेन का, C4H10। देखो, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हो सकते हैं ना, एक तो स्ट्रेट चेन आइसोमर पढ़ा है आपने। अगर दो ब्यूटेन के स्ट्रेट चेन आइसोमर आपस में नेबर में है, तो इनमें जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस होंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, क्योंकि इनमें जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्यादा टच कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा एरिया टच कर रहा है, तो ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल बनने की वजह से ज्यादा इंड्यूस डायपोल भी हो रहे होंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है मॉलिक्यूल में, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी। लेकिन अगर यही आप एक ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर लो जो चेन आइसोमर था, तो उस चेन की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो सिर्फ एक रह गया है बीच में। तो जो ब्यूटेन का राइट वाले आइसोमर्स है ना, उसका जो सैंपल होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेसर होगा, क्योंकि उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो कम है तो एक ही तरह की फोर्स आईडी आईडी है दोनों में। लेकिन लेफ्ट वाले में क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, तो आईडी आईडी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू राइट वाले। तो एक ये फैक्टर है, कैसे कि आईडी आईडी इसमें स्ट्रॉन्गर है, सॉरी वीकर है, तो दूसरा वाला चेन आइसोमर जो है। और जो लेफ्ट पे आइसोमर है उसमें आईडी आईडी स्ट्रॉन्गर है। एक तो ये फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। ठीक है, इनके क्वेश्चन आएंगे ना तो उस वक्त ये ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास से हम पास पेपर्स करेंगे ना इन सब के। अभी हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। इनके जब हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं ना, तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट है, देखो जैसे ये -100 हो गया, दिस इज -50, 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 50 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, then we have hydrogen bromide एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो उसकी वैल्यू लेट से अगर ये है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की थोड़ी सी और ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसमें इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और हाइड्रोजन क्लोराइड
हाइड्रोजन ब्रोमाइड की हाइड्रोजन क्लोराइड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे ना, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है, मतलब इन तीनों से बहुत ज्यादा हायर है। और वो बहुत ज्यादा हायर होने का रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसका पीडी और आईडी से कोई मुकाबला नहीं इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है या कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है। इन तीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। It says hydrogen bond, which is the strongest type of intermolecular force. क्लियर है यहाँ तक? ये है कि रिपल्स को देखूंगा तो स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, आईडी जो है वो वीकर है। लेकिन यहाँ पे ना आपको एक चीज थोड़ी सी हजम करनी पड़ेगी कि जो पीडी है ना, वो स्ट्रॉन्गर होने के बावजूद भी बॉइलिंग पॉइंट पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं लेके आ रही है जितना आईडी लेके आ रही है। क्योंकि आईडी का जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से। अगर आप क्लोरीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो हाँ माना कि वो डिक्रीज हो रही है, राइट। अब लेकिन जो इफेक्ट आपका इंड्यूस्ड डायपोल पे आ रहा है ना वो ज्यादा बड़ा आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बड़ा इंक्रीज आ रहा होता है। तो आईडी जीत जाता है भाई, साफ बात। देखो परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस है HCl के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल, लेकिन वो डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा डिफरेंस उनका आईडी के बीच में आ रहा है। HBr की आईडी में जो इंक्रीमेंट है वो समझ लो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है। इस पे देखो मैं दो इनइक्वालिटी के साइन बना देता हूँ बस। और ऐसा ही होता है, ऐसे ही याद करना है। सही है मुसव्विर। क्वेश्चंस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में तो क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। इनिशियली ये थोड़ा मुश्किल लगेगा अभी, क्वेश्चंस बड़े आसान है इसके। अच्छा अब मुझे आप लोग जरा स्टेटस बताओ अपना, सबने पीछे के क्या कहते हैं लेक्चर्स देख